हेलो बच्चों, आप सभी का पवन की इतिहास की कक्षा में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। और हर घर पाठशाला के माध्यम से आप तक हमारी वीडियो जो पहुंच रही है उसके लिए आपका बहुत सारा प्यार जो मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से लिखते भेजते रहिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए बात कर लेते हैं अध्याय नंबर 9 की संस्कृतियों का टकराव। अब तक 3 वीडियो आप तक जो अब पहुंच चुकी है और उसमें हमने पढ़ा कि 16वीं शताब्दी में जो भौगोलिक खोजों का जो सिलसिला था वो आगे बढ़ रहा था, और उसी तरह से एक नया जो है एक शब्द भी कहेंगे हम साम्राज्यवाद, या यूं कहो एक नई संस्कृति का उदय हुआ जिसे कहा गया साम्राज्यवादी। इसके बारे में आज हमारा जो विषय रहेगा पूरी तरह से इसकी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हॉर्नेट कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिंजारो के बारे में, जहां पर अताहुअल्पा, पेरू, डोना मेरिना, मोंटेजुमा द्वितीय, इन सभी का नाम जो है शामिल था। चलिए बात कर लेते हैं 6 प्रश्नों की। कौन सही से बता पाएगा? सुमेल करना है। मोंटेजुमा द्वितीय का संबंध किससे था? कीजिए जल्दी से जल्दी। ये थे एंजेटिक साम्राज्य के शासक। बिल्कुल सही है। मोंटेजुमा, सॉरी, डोना मेरिना। मोंटेजुमा द्वितीय के बाद आता है डोना मेरिना। याद होगा आपको, डोना मेरिना का साथ जो हॉर्नेट कॉर्टेस को मिला था, और ये थी एंजेटेक की राजकुमारी जिसे जो उसकी सौतेली माँ ने दासी के तौर पर बेच दिया गया था। ठीक है। और उसके पश्चात हॉर्नेट कॉर्टेस ने इसका साथ मिला और उसके पश्चात इन्होंने अधिकार कर लिया था एंजेटेक पर। तो पेरू जो है किस देश में पड़ता है? तो यह दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जहां पर इनका सभ्यता फली फूली। अताहुअल्पा कहां का शासक था? याद कीजिए, अताहुअल्पा इंका साम्राज्य का शासक था। और ये फ्रांसिस्को पिंजारो के साथ यहाँ लड़ाई हुई थी, और लड़ाई नहीं हुई थी, धोखे से इसको पकड़ा गया था और उसे खत्म कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। अब आता है फ्रांसिस्को पिंजारो। ये कहाँ विजय हासिल करी थी? इंका साम्राज्य पर विजय हासिल की गई थी। और हॉर्नेट कॉर्टेस के द्वारा कहाँ की गई थी? एंजेटिक साम्राज्य पर विजय हासिल की गई थी। चलिए अब बात करते हैं साम्राज्यवाद की। अब सबसे पहले अभिप्राय जो है वो कर लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। इसको इंग्लिश में इंपीरियलिज्म की कहा जाता है। साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण था जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। या यूं कहो कि एक अमीर देश द्वारा गरीब देशों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाना और वहां के आदमियों के ऊपर या प्राकृतिक जितने भी संसाधन है पूरी तरह से अधिकार कर लेना, अपने वश में कर लेना, राजा बन बैठना, इसे कहा गया साम्राज्यवाद। क्लियर हो गया सब कुछ? एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं इसके लिए। ये था जैसे भारत भी उपनिवेश जो है वो था किसके? ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटिश के शासन के अंदर। आपको याद होगा पहले कंपनी आई थी, पहले एक कंपनी आई जहांगीर के शासनकाल में। थॉमस जो है वो आए और उन्होंने यहाँ पर जहांगीर से अनुमति मांगी और इस प्रकार से वहाँ दक्षिण में उन्होंने अपनी छोटी छोटी बस्तियां स्थापित करी, व्यापार बनकर आए। लेकिन व्यापारियों ने देखा कि यहाँ पर लोगों में आपसी एकता नहीं, और यहाँ के वो शासक बन बैठे आपस में लड़ा भिड़ा कर, डिवाइड पॉलिसी को चलाकर, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को चलाकर। तो ये जो जितना भी रेड दिख रहा है या पिंक दिख रहा है, ये इंग्लैंड एक छोटा सा देश है। देखेंगे आप, ये छोटा सा, आजकल इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इस छोटे से बिंदु भर देश ने लगभग संसार के सभी महाद्वीपों के देशों के ऊपर कहीं ना कहीं इनका जो है वो राज था। तभी कहते थे कि इनके राज में कहीं भी जो है रात नहीं होती थी। समझे बात? तो इनमें सबसे जो ताकतवर देश था उस समय यो यूनाइटेड किंगडम, या हम इंग्लैंड उस समय का ब्रिटिश डोमिनियन कहा जाता था, ये था पहला। दूसरा आता है फ्रांस आता है, तीसरा आता है पुर्तगीज या पुर्तगाल जिसे कहा जाता है, फिर स्पेनिश। इस तरह से कि देश जो है वो ये देश थे जिन्होंने साम्राज्यवादी भावना का विकास किया था। साम्राज्यवाद समझ गए? इससे क्या था कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के अधिकार इनको प्राप्त हो जाते, उनमें हस्तक्षेप करते थे। जैसे कि भारतवर्ष का ही एग्जाम्पल मैं फिर से दूंगा कि अगर भारत में देखेंगे बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो किसकी बनी हो? ब्रिटिश के द्वारा। संसद तक जो ब्रिटिश संसद जो हमारी बनी है वो ब्रिटिश के द्वारा बनी है, जिसका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं और उस व्यवस्था को आज भी चलाए रखे हैं। इस व्यवस्था का एक एग्जाम्पल है कि भारतवर्ष बहुत गरीब होने के बावजूद भी उनका राष्ट्रपति कई 100 कमरों के भवन में रहता है, उसी ठाठ से जैसे ब्रिटिश लोग रहा करते थे। तो वो संस्कृति आज भी देखने को आपको मिलेगी।
क्लियर है? हमारी एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश वाला दिया गया है, वो आज भी विद्यमान है, आज भी चल रहा है। तो भाई ये कह रहा है कि चाहे राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, हर तरह से जो है उस पर अधिकार किया जाना, हस्तक्षेप किया जाना साम्राज्यवाद कहलाया। अब बात कर लेते हैं आगे बढ़ के, वो है इसके कारण कि साम्राज्यवाद का उदय हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि भौगोलिक जो है वो खोजें की जा चुकी थी और इसीलिए जो है वो साम्राज्यवाद की भावना विकसित हुई। लेकिन मोटे तौर पर अब बात कर लेते हैं एक एक करके, वो है कच्चे माल की आवश्यकता। याद रखना पहला कारण है सबसे इंपॉर्टेंट कारण, कच्चे माल की आवश्यकता। ये कच्चा माल क्या है भाई? कि जब भी उद्योग स्थापित होते, समझ लेना इस बात को, जब भी कोई उद्योग स्थापित होते, मान लीजिए आपने, यहीं का छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपने जो है वो आटे की मिल लगानी है ना, तो आटा आपका किस चीज़ का बनेगा? गेहूं का। अब गेहूं कहाँ से मिलेगा भाई? वो मिलेगा, किसान खेती करेगा तभी मिलेगा। तो भाई ये वहीं पर ही इंडस्ट्री स्थापित हो सकती है जहाँ पर अनाज की पैदावार जो है वो ज़्यादा होती है, हमारे खाने से ज़्यादा। मेरा जितने का जरूरत है उससे ज़्यादा मेरा अनाज उग रहा है, तो उस अतिरिक्त अनाज पर हमें उद्योग जो है वो उस जगह पर लगा सकता हूँ, क्योंकि अनाज की कमी नहीं है। क्लियर हो गया? तो उद्योग स्थापित हुए, लेकिन भारतवर्ष में नहीं हुए भाई, उस समय भारतवर्ष की बात नहीं है। 19वीं शताब्दी में जो है अधिकतर जो उद्योग स्थापित हो चुके थे यूरोप के देशों में हो चुके थे, जिसमें इंग्लैंड नंबर 1 पर आता, दूसरा फ्रांस आता था। तो भाई ये जो यूरोपीय देश थे ये हर जगह औद्योगिकरण हो चुका था, और इनमें जितना माल बनता था ना, जितना माल बनता था उस माल को अपने देश में जितना वो खपा सकते, जितनी की जरूरत है उतनी तो थी, लेकिन इनका मशीनों द्वारा जो माल था वो ज़्यादा बन जाता था। अब ये फ्रांस वाले इंग्लैंड में नहीं घुस सकते थे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सामान बना हुआ था, है ना। ये छोटे छोटे देश थे यहाँ पर। तो भाई इस कारण जो अधिकतर जो माल बनता था, एक तो इन्होंने कानून बना लिया था कि एक दूसरे देश जो है वो क्या माल जो है वहाँ पर नहीं बिक सकता था, ये गैर कानूनी था। इसलिए अब इनको जरूरत थी, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ बात कर रहे हैं कि वो जो उद्योगों में माल बनता था उसके लिए कच्चे माल जितना सस्ती दरों पर मिलना चाहिए, जिससे उनका मुनाफा अधिक से अधिक बढ़े। तो ये जो कच्चा माल था ये उन्हें इन देशों से, क्योंकि यहाँ तो औद्योगिकरण हो चुका था यूरोप में, तो ये अपना कच्चा माल एक दूसरे देशों को नहीं देते थे, इतना ज़्यादा नहीं था। अब इनको ज़रूरत थी, उनमें अधिक बहुत ज़्यादा उद्योग स्थापित थे, इसलिए जो ज़्यादा माल था या कच्चा माल था वो उनको गरीब देशों से, अफ्रीका के, ये अफ्रीका महाद्वीप यहाँ के देशों से या एशिया का जो देश थे यहाँ से उन्हें कच्चा माल मिल सकता था आसानी के साथ, और आसानी के साथ ये मिला भी। पहले व्यापारी बनकर आ रहे हो, यहाँ से कच्चा माल खरीदने लगे और उसके बदले में सामान देने लगे। लेकिन आज तक कर इन्होंने देखा कि यहाँ पर शासक जो है वो आपस में लड़ते हैं, लोग लड़ते हैं, तो इस प्रकार से शासक बन बैठे और कच्चा माल आसानी से जो है। अब जहाँ पर राजा ही खुद बन गए, शासक ही बन गए जिस देश में, तो वहाँ पर ये सामान, चाहे वो कपास था, रबड़ था, टीन या जूट था, लोहा था, भाई इन चीज़ों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इन देशों के ऊपर जो अधिकार कर लिया और इसे कहा गया साम्राज्यवाद। तो कच्चे माल के लिए जरूरी था कि साम्राज्यवाद की भावना यहीं से विकसित हुई। दूसरी बात आता है बाजार की आवश्यकता। अब कच्चे माल की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने जो है वो साम्राज्यवाद की भावना पर जो है जोर दिया। अब दूसरी बात है कि बाजार की आवश्यकता भी थी, जिसको मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, कि फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, ये नजदीक नजदीक के देश हैं भाई, साथ साथ बसे हुए। तो जब पड़ोसी देश में भी सामान बन रहा है, हमारे देश में ही बन रहा, तो बेचेंगे कहाँ भाई? तो बेचेंगे कहाँ? उसके लिए बाजार की जरूरत थी, मंडियों की जरूरत थी। तो ये मंडियाँ कहाँ मिल सकती थी भाई? वही इन देशों में। कहाँ? गरीब देशों में, एशिया और अफ्रीका के देशों में ये मंडियाँ बड़े पैमाने पर मिल सकती थी और अपने माल को वो खपा सकते थे, वहाँ बेच सकते थे। पहले कच्चा माल लिया, एक एग्जाम्पल देता हूँ ना, आपसे जो है आलू जो है वो लेंगे 2 रुपए के किलो के हिसाब से, किसान से खरीदेगी कंपनी। अब कंपनी को मान लीजिए इंग्लैंड और मान लीजिए फ्रांस, तो कच्चा माल भारत से लिया 2 रुपए किलो के हिसाब से और आपको पैकेट थमा दिया 2 रुपए की जगह 20 रुपए एक आलू का ही होता है वो। तो सोचिए मुनाफा 20 गुना हो गया। ये तरीका है कमाने का। तो ये जो बाजार था ये भारतवर्ष में या अन्य जो अफ्रीकी देश थे, एशियाई देश थे, वहां पर था। और इसलिए भी जो है अब साम्राज्य, हम बात करें कि इनको देशों के ऊपर अधिकार क्यों हुआ, साम्राज्यवाद क्यों हुआ, तो इस कारण बाजार की आवश्यकता चाहिए थी, उनको भी बाजार चाहिए थे बेचने के लिए। हो गया। तीसरा आता है जनसंख्या का अधिक्य।
भाई उस समय बहुत जनसंख्या बढ़ी, इन देश यूरोपीय देशों में जनसंख्या बहुत बढ़ी, और शायद इसका कारण ये भी हो सकता है, जैसे भारतवर्ष की बात करते हैं कि लोग समझते थे कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा संपत्ति होगी, ज़्यादा कमाई का साधन हो सकता उस समय यहाँ पर भी यही भावना जो रही होंगी, और इसलिए वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी। और इस जनसंख्या बढ़ी, जहाँ आप देखिए छोटे छोटे देश हैं, मैंने कहा ना इंग्लैंड हिमाचल की तरह छोटा सा देश है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा हो गई, अब जगह तो बढ़ नहीं सकती है ना, वो तो उतनी ही रहेगी। तो भाई इन ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ रही थी, इसको बसाने के लिए भी उन्होंने इन देशों के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, एशिया के देशों के ऊपर अधिकार कर लिया, और जो बढ़ रहे थे उनको वहाँ पर खपा दिया। क्लियर हो गया? चाहे वो सेना के तौर पर आए, चाहे वो किसी और नौकर साहब बनकर आए, चाहे व्यापारी बनकर आए, लेकिन यहाँ आए वहाँ से लोग। क्लियर हो गया? तो अधिक जनसंख्या होने के कारण भी जो साम्राज्यवाद की भावना का विकास हुआ, समझ गए? इन लोगों को बसाना था। अगर नहीं समझे तो एक एग्जांपल और देता हूँ। भारतवर्ष की जनसंख्या चाइना के बराबर या ज़्यादा होने वाली है, जल्दी ही एक नंबर 1 पर आने वाले हैं। अब नंबर 1 पे हैं तो समझ लीजिए इतनी जो जनसंख्या है उसको भाई बसाने की दिक्कत हो गई है। तो अच्छे जो लोग हैं, जो अच्छा जिनके पास पैसा है, वो भारतवर्ष में ना रहकर कहाँ चले जा रहे हैं? दूसरे देशों में। और ये तब खुलासा हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। वो जिन देशों में भी गए तो भारतवंशी वहाँ पर नजर आए ना, तो कहाँ चले गए? दूसरे देशों में। तो इसी तरह से इन देशों से दूसरे देशों में अधिक जनसंख्या होगी, इसलिए भी जो है वो, हमने तो दूसरे देशों के ऊपर भैया अधिकार नहीं कर सकते, हमारे में इतनी ताकत तो नहीं थी, लेकिन इन लोगों में ताकत थी और हमारे को उन्होंने गुलाम बना दिया। क्लियर हो गया? तो ये होगा तीसरा कारण। फिर चौथा आ जाता है ईसाई प्रभाव। भाई ईसाई प्रभाव, जो ईसाई धर्म था, जो उसको चलाने वाली जो मिशनरियाँ थी, भाई उनका भी अपना प्रभाव था, प्रभुत्व था, जिसकी बात हम कर चुके हैं। इनके पास पैसे की कमी नहीं थी। भारतवर्ष में मंदिरों के पास धन की कमी नहीं है, पूरे पूरे मंदिर जो है सोने के बन गए हैं। अरे बड़ा दुख होता है, जीता जागता भगवान आपके सामने है, मूर्त आपके सामने, जो बोलती भी है मुझे भूख लगी है, ये बोलती भी है भाई मुझे घर चाहिए, मेरे पास घर नहीं है, मुझे 2 वक्त का खाना नहीं है, लेकिन भाई चढ़ाया किसको जाता है? जो बोलता नहीं है, जो बोल रहा है उसको कुछ नहीं दिया जाता है। तो भाई ईसाई जो प्रभाव मिशनरियाँ थी, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। क्लियर हो गया? पैसे की कमी नहीं थी, और इस पैसे को कहाँ लगा रही थी? अपने धर्म का प्रचार। अब धर्म का प्रचार कैसे होगा भाई? देखिए, एक सबसे बढ़िया तरीका कि उस पर विजय हासिल कर लीजिए, और विजय हासिल हो गई तो आप अपने धर्म को जो है जैसे मर्जी अकड़ के, चाहे अकल से, किसी भी तरह से जो है उनको जो है गुलाम बना सकता है। और ये गुलामी बड़ी अच्छी गुलामी, धार्मिकता की गुलामी। एक बार तुम्हारे को गुलाम बना दिया, सदियों के लिए आप गुलाम हो गए, कई पीढ़ियां गुलाम होगी एक के बाद एक। क्लियर हो गया? समझ आई ना भाई बात? आप छोटे नहीं रहे, आप समझ रहे हैं बात को। तो भाई इस तरह से ईसाई मिशनरियाँ जो है वो अधिक से अधिक धर्म का विस्तार जो है वो फैलाना चाहती थी। यूरोप में हो चुका था, अब वो अफ्रीका और ईसाई जो आपका एशिया जैसे देश थे वहाँ पर भी धर्म प्रचार जो करना चाहती थी। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोग भारतीय आपको ईसाई नजर आएंगे। तो किसके कारण? इसी साम्राज्यवाद की भावना के कारण। तो साम्राज्यवादी भावना को ज़्यादा भड़काया किसने? ईसाई मिशनरी ने भी पैसा दिया उनको इस तरह का आदेश या इस तरह का करने के लिए बाध्य किया। तो ये भी कारण हुआ। 5वां आता है उच्चतम सभ्यता में विश्वास। बड़े अजीब गरीब बात है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के जो अधिकांश जो देश थे, जिनमें चाहे वो जहाँ फ्रांस था, चाहे इंग्लैंड था, ये सभी देश जो है यूरोप के जो प्रमुख देश थे, ये अपने आप को क्या मानते थे? बहुत गर्व महसूस करते थे। गर्व था, और गर्व भी होना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों में अपने जाति के प्रति ही गर्व नहीं था, अपने देश के प्रति भी गर्व था। ये बड़ी बात थी, देश के प्रति गर्व। और भारतवर्ष में ये कभी देखने को नहीं मिला, न सदियों पहले ना आज मिल रहा है। और इसीलिए दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जातिगत ढांचा है, धर्म के नाम पर ढांचा है, कई तरह से बंटे, भाषाओं के नाम पर बंटे हैं। तो जब तक बंटे हैं तब तक देश नहीं हो सकता है। केवल अपने हित देखे जाते हैं, अपने घर का कूड़ा दूसरों के घरों में डाला जाता है, क्योंकि वो भावना ही नहीं विकसित हुई है। तो गुलामी की भाषा, जो गुलामी की जो आदत है वो आज भी है, बरकरार है। तो इसीलिए हम कंपनियों के गुलाम बनते जा रहे हैं। देखते रहिए, अपने चारों तरफ देखिए, समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उनका कहना था कि हीन जातियों को सभ्य बनाना, याद रखना, उच्चतम सभ्यता। ये भारत के जो लोग थे उनको हीन समझते थे, याद रखना। उसमें ब्राह्मण भी शामिल थे और सबसे नीमन जो है शूद्र भी शामिल थे, हीन लोग। और इन हीन लोगों को सभ्य बनाना ये अपना धर्म मानते, अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझते थे।
तो धर्म के नाम पर साम्राज्यवाद को फैलाने का कार्य भी किया गया यूरोप वासियों के द्वारा। और जब धर्म जुड़ जाता है ना, तो मान लेना जब धर्म उसके साथ जुड़ जाता है तो अच्छे और बुरे का ज्ञान खत्म हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है कि किसी टाइम धर्म के नाम पर लोगों की बलियां दी जाती थी। याद रखना, इतिहास को पढ़ लेना अच्छे से, तो आपको नजर आएगा कि यहां पर बलियां दी जाती थी। और भारतवर्ष की बात करूं तो यहां पर स्त्रियों को जिंदा जला दिया जाता था अपने पति के सब के साथ, उसको धार्मिकता के साथ जोड़ा गया था। यह धर्म था हिंदू धर्म, मान लेना इस बात को, और मान ही लेना, समझ लेना इस चीज को। समझ जाओगे तो अच्छा ज्ञान आपको मिल पाएगा, अच्छी समझ बूझ आ जाएगी, जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मान लिया गया भाई कि तुम जो हीन जाति है और इस हीन जातियों को अगर सभ्य बनाना है तो हमारा काम है, इसलिए हमें करना पड़ेगा। और हम करेंगे कैसे? साम्राज्यवाद चलाकर इनके ऊपर राज करेंगे और सिखाएंगे कि ऐसे चला जाता है, ऐसे राज किया जाता है। और सिखा भी रहे भाई, सिखा भी दिया है ना, हमारी संसद है ना इनको सिखाने वाली। तो भाई ये है पांचवा कारण। अब बात बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं, वो है अतिरिक्त पूंजी का होना। अतिरिक्त पूंजी, देखिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुलाम बनाना, साम्राज्यवाद का मतलब हुआ गुलाम बनाना। और ये गुलामी कब होती है भाई? जब उसके पास जो है वो गुलाम होने के लिए उसके पास क्या चाहिए? ताकत चाहिए। और ताकत कहाँ आती है सबसे ज्यादा? धन दौलत से। ये ताकतवर बनाती है, याद रखना। आपके चारों तरफ देख लीजिए, उसके पास धन है, चाहे वो कहीं से आया। भारतवर्ष की बात बोल रहा हूं मैं, दूसरे देशों की बात मत कीजिए, क्योंकि उन देशों में जो धन कमाया जाता है वो ईमानदारी से कमाया जाता है। यहाँ पर धन कमाया जाता है, एक ही दिन में करोड़ोपति हो जाते हैं किसी और तरीके से। तो भाई धन होना चाहिए, तो क्या है आपके पास जो है वो कमी नहीं है, सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, धन है आपके पास। तो भाई अतिरिक्त पूंजी थी किसके पास? यूरोप वासियों के पास, यूरोप लोगों के पास। कहां से आई भाई? हम लोगों को गुलाम बनाया गया, गुलाम बनाया गया, पैसा यहां से लूटा गया, सोना चांदी यहां से उठाकर। आपने सुना है ना, महारानी एलिजाबेथ का जो ताज है उसमें लगा हुआ जो हीरा है ना, सबसे बड़ा हीरा, कोहिनूर हीरा, वो कहां का है? भारतवर्ष का है। पर हिम्मत नहीं है मांगने की। कैसे मांगोगे भाई? गुलामी के दिन थे ना, तभी तो ले गए हैं वो अपने हमारे यहाँ से। तो इस अतिरिक्त पूंजी जो उनके पास थी, देखिए वहां पर उद्योग स्थापित हुए, लोगों के पास पूंजी का संचय हुआ, धन हुआ। अब उस धन से और भी धन कमाने लगे तो। और वो धन कहाँ कमा सकते थे भाई? यूरोप में तो नहीं कमा सकते थे। यूरोप में क्योंकि वहां पर जो है प्रतिस्पर्धा थी, वहां और भी लगे हुए थे उद्योग। तो कहीं उस उद्योग से मेरा टकराव होगा तो हो सकता है एक उद्योग तो फेल होगा ही ना। ये वैसे ही है, एक सब्जी बेचने वाला जो है अच्छे से चला रहा है, दूसरा सब्जी वाला आ गया साथ में, तो आधी आधी उनकी इनकम होगी, फिर तीसरा आ गया, फिर खत्म हो गया। तो किसी न किसी को तो खत्म होना है। तो यूरोप में जो प्रतिस्पर्धा थी वो इन देशों में, भारतवर्ष या एशिया के देशों में नहीं था। तो इसलिए वो भारतवर्ष की तरफ या एशिया या अफ्रीकी देशों की तरफ उन्होंने रुख किया। किसके लिए? पूंजी लगाने का कार्य, पैसा लगाने का कार्य, कि वहां से पैसा कमाया जा सकता है। श्रम सस्ता है। और एक दूसरी बात, श्रम सस्ता, कि यूरोप में अगर आप जो है धन लगाओगे, पैसा लगाओगे, तो आपको श्रम उद्योग तो स्थापित हो गया, लेकिन वहां पर जो काम करने वाले हैं भाई, वहां एक तो कम है, और कम है, जब कम होंगे लोग काम करने वाले, तो उनकी जो आय होगी ना वो ज्यादा होगी। वो ज्यादा मांगेंगे अपने श्रम का पैसा, दिहाड़ी ज्यादा मांगेंगे। उनको मालूम है कि कम है लोग, तो इसलिए उनकी ज्यादा आय के साथ जो है वो चलाना पड़ेगा। तो वो घाटे का सौदा है। भारतवर्ष में कमी नहीं है भाई, तभी तो कंपनियां दौड़ी है ना, तभी तो कंपनियां दौड़ रही है ना भारतवर्ष की तरफ। और कम पैसे में यहाँ पर बच्चे मिल रहे हैं जिन्होंने लाखों रुपए इंजीनियरिंग में लगाए हैं, केवल मात्र 7-8 हजार में नौकरियां ले रहे हैं। इन किसके गुलाम बन गए हैं? इन कंपनियों के गुलाम बन। तो श्रम यहाँ पर सस्ता था इन देशों में, हम बात करें एशिया और अफ्रीकी देशों में। तो श्रम सस्ता होने की वजह से और यहाँ पर प्रतिस्पर्धा न होने की वजह से अब पैसा लगाना था, पूंजी लगाना था। और इसके कारण भी, ये जो पूंजी लगाई गई, इसके कारण भी उपनिवेश स्थापित हुए। अब मैंने पैसा लगा दिया, पैसा लगाते लगाते लगा कि इन देशों के ऊपर कब्जा कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम फिर स्थायी तौर पर यहाँ के मालिक हो जाएंगे, फिर पैसा और भी कई गुना हो जाएगा। तो भी इसलिए साम्राज्यवाद की भावना विकसित हुई, पूंजी लगाने से भी, पूंजी होने से भी। अतिरिक्त पूंजी थी इन देशों के पास, इसलिए भी साम्राज्यवाद बढ़ा। अब उस अतिरिक्त पूंजी से कई तरह से काम किया जा सकता है ना। एक सेना भी तैयार की जा सकती है, बड़ी सेना, हुआ ना, ऐसा ही किया उन्होंने, बड़ी सेना तैयार करी और विभिन्न देशों के ऊपर आक्रमण किया, वहां पर जो है वो राज किया। तो ये पूंजी का कार्य था। फिर साथ में आता है देशों का पिछड़ापन।
जिसकी बात काफ़ी चर्चा हो चुकी कि एशिया और अफ्रीका में जितने भी देश थे, मैक्सिमम देश कहते थे बहुत पिछड़े हुए थे, कोई मुकाबला ही नहीं था पिछड़ेपन में। भारतवर्ष की स्थिति कि समुद्र को लांघना, याद कीजिए, समुद्र को लांघना बुरा माना जाता था। भाई धर्म, भगवान गुस्से हो जाएंगे, भाई तुमने लांघ दिया, अपने पैर जो है वो लगा दिए समुद्र में, तो सोचिए आप कैसे नाव बना पाते, कैसे उस समुद्र को लांघने की कोशिश, हमने कोशिश ही नहीं करी। और ये अंग्रेज लोग कहाँ से आ गए, समुद्र के रास्ते से ही आ गए और हमें गुलाम बना के चले गए। गुलाम गुलाम एक नहीं आए, सारे गुलाम बनाते चले गए, क्योंकि इसी तरह की जो प्रवृत्तियां थी, इसी प्रकार की जो चीजें थी वो हमारे देश में थी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ केवल मात्र समझाने के लिए आपको कि समझ जाएं आप। तो देशों में पिछड़ापन था, इन देशों में पिछड़ापन, आज भी पिछड़ापन है। आज भी लोग, बिल्ली कटती है तो गाड़ी जो है जोर से आवाज आती है, ब्रेक लगती है, क्यों भाई, बिल्ली है भाई, क्या हो जाएगा भाई, नुकसान हो जाएगा। अरे तब बिल्ली को भगवान बनाता ही नहीं, उस परमात्मा पर विश्वास करके उसने ऐसी चीजें बनाई है जो यहां धरा पर जरूरी है। ये अलग चीज है कि तुम ऐसी चीजों का आजाद कर रहे हो जिससे जो जरूरी चीजें हैं वो भी खत्म हो गई। मोबाइल आए, आपके सराउंडिंग में जो छोटी छोटी जो चिड़ियां होती थे ना, कभी जिनको देखते थे हम बोलते थे घर चिड़ू, वो खत्म हो गया। याद रखना, इसी तरह से तुम भी एक दिन खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम हमारी जो बनाई चीजें हैं वो तुमको उजाड़ने में ही लगी हैं। और उनके पास जो प्रशिक्षित जो सेना और राष्ट्रीय एकता का अभाव था, याद रखना, ये दो चीजें अभी हमने पढ़ी है कि हमारे पास क्या नहीं थी, प्रशिक्षित सेना, भीड़ मात्र ही, केवल घोड़े पर चढ़कर तलवार मात्र से लड़ने वाले थे, और उनके पास क्या थी, वो बंदूकें थी, तोपखाने थे। समझे ना बात? तो भाई हम कहाँ टिक पाते, राष्ट्रीय एकता, मैं कह रहा हूं आज भी नहीं है राष्ट्रीय एकता, बता के बताए। एक आर्मी है हमारी जहां नजर आती है कि हमारे राष्ट्रीय एकता है, चाहे बिहार का सैनिक हो, चाहे वो हिमाचल का सैनिक हो, अपने देश के लिए जो है सीमा पर लड़ता है, अपने प्राण जो गवाता है। उससे बाहर देख लीजिए, उससे बाहर देख लीजिए, नजर आ जाएगा राष्ट्रीय एकता का क्या मतलब है। तो इसलिए जो है इन देशों के पिछड़ेपन होने के कारण ही साम्राज्यवाद की भावना को बल मिला। वो समझ गए थे ये लड़ेंगे आपस में, लड़ाओ इनको और राज करो, और ऐसा हुआ। तो इन देशों पर अधिकार करना जो वो आसान कार्य था। भारत इसका एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? तो ये था 7वां कारण। अब आता है 8वां कारण, तकनीकी विकास। कि भारतवर्ष में हम आर्यभट्ट जैसे लोगों को जो है वो नाम लेते हैं गर्व से, तो छाती जो है वो चौड़ी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा बताने के और कुछ भी नहीं बच जाता है। अधिकतर जो जितने भी आविष्कार हुए वो इन देशों में ही हुए, यूरोपीय देशों में ही हुए। चाहे रेलवे हो, डाक तार हो, टेलीफोन हो, भाई ये वो आविष्कार थे जिन्होंने साम्राज्यवादी भावना को और भी बल दिया। रेलवे, सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, रसद को ले जाना, सामान को ले जाना। टेलीफोन, एकदम से जानकारी, पहले तार आया फिर टेलीफोन आई, एकदम से जानकारी इधर से उधर, यहाँ कितने सैनिकों की जरूरत है, यहाँ क्या हो रहा है, और भारतीय कुछ भी नहीं। तो इसलिए हमारे को गुलाम इन टेक्नोलॉजी के आने के कारण उपनिवेश ज्यादा स्थापित हुए, आसान हुआ, सहज कार्य हो गया इन लोगों के लिए। तो भाई ये, जबकि हमारे पास ये साजो सामान नहीं था। हम केवल यही समझने लगे कि तार बिछ गई तो सोचा कि भाई यहाँ तो टांग देंगे हमारे को, इसलिए बिछाई जा रही है, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज उतना ही करता। तो ये तकनीकी विकास के कारण भी साम्राज्यवाद की भावना का जो है वो विकास हुआ। फिर 9वां अंतिम जो कारण है वो है कि राष्ट्रीय गौरव की स्थापना। देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 9वां कारण है, लेकिन ये कारण भी बना कि हर एक यूरोपीय राष्ट्र ये सोच रहा था कि भाई मेरे पास जितने उपनिवेश होंगे ना, उतना ही मैं बड़ा जो है वो मेरा सम्मान होगा। गांव में होता है ना, गांव में किसी के पास 10 नौकर रखे हैं, तो भाई 10 नौकर रखे हैं तो सम्मान मिलेगा, भाई ये बड़े अमीर आदमी है, सम्मान अमीरी से मिलता है। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो समझ लें कि उसके साथ क्या होता है। तो भाई एक समय ऐसा आ गया था 19वीं शताब्दी में कि हर एक देश अब ये सोचने लगा था उसके पास कितने उपनिवेश हैं, कितने देशों के ऊपर अधिकार किया है, वो उसका सम्मान था, उसका गौरव था। क्लियर है? और इसी होड़ में और भी देश शामिल हो गए, जिसमें इटली और रूस भी शामिल हो गए कि भाई हम भी तो कम नहीं है, हम भी तो अधिकार करें। इटली ने जो किसके ऊपर अधिकार किया, लीबिया के ऊपर, अफ्रीका के देश पर अधिकार कर लिया। और जो मिस्र था वहां पर इंग्लैंड और फ्रांस आपस में लड़ पड़े उसकी भूमि को प्राप्त करने के लिए। ये मिस्र का ही जो है
जब जो है इंग्लैंड वासियों ने वहाँ पर अधिकार कर लिया तो वे उसके पिरामिड के सामने उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई और सैनिकों के साथ। तो ये प्राउड फील करवाना कि जो है देखिए हम कितने जो है वो ताकतवर है, स्ट्रांग है, हमारे इतने उपनिवेश हैं। तो इस गौरव की भावना के लिए भी जो है वो इंपीरियलिज्म की भावना का विकास हुआ, विकसित हुई। क्लियर हो गया? तो ये 9 कारण थे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपने इसको समझा होगा ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं इसी से संबंधित सामान्य ज्ञान के 2 क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा पानी का जहाज, यस, नाम भी आपने सुना होगा भाई, सुना है ना, और वो था टाइटैनिक। और टाइटैनिक देखने में कैसे था? ये है टाइटैनिक। क्लियर होगा? एक ऐसा जहाज जिसके बारे में माना जाता था ये कभी नहीं डूबेगा, सबसे ताकतवर, और इसी ताकत में वो निकला था। कब निकला था भाई? 10 अप्रैल 1912 ईस्वी को ये लंदन की बंदरगाह से जब निकला था ना न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका के लिए, तो बड़े छाती तान के निकला था कि भाई ये कभी भी डूबने वाला नहीं था। इसलिए कैप्टन ने क्या कहा था? फुल स्पीड चल भाई, देखना नहीं है, मुड़ के पीछे नहीं देखना। और हुआ क्या कि चौथे ही दिन क्या हुआ, एक जो है बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा जिसके साथ जो है वो टकराया और इसमें छेद हो गया, और रात के 11 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे के करीब ये समाप्त हो गया, डूब गया 2:20 के ऊपर। और उस समय पता है कितने लोग इसमें सवार थे? 2223। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है ये। 2223 लोग इसमें बैठे हुए थे, जिसमें से 1517 लोग जो है वो डूब गए थे, मौत हो गई थी। उसमें अधिकतर जो है पुरुष थे, स्त्री और बच्चों को जो है वो लाइफ बोट के जरिए बचा लिया गया था। लेकिन अधिकतर उस समय इतने लोगों का मारा जाना जो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रलय थी। यह है टाइटैनिक के बारे में। क्लियर है? याद रखना। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि आधुनिक समय, जिज्ञासा हो जाती ना कि भाई उस समय तो ये था, अब आज की दुनिया में सबसे बड़ा जहाज कौन है पानी का जान? तो याद रखना ये है नाम इसका, ये है सिम्फनी ऑफ द सीज। सिम्फनी ऑफ द सीज ये कंपनी का जहाज है। कोई एक कंपनी है जिसका नाम है रॉयल कैरिबियन। इसने इसे फ्रांस में बनवाया था और ये जहाज दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, विशाल जहाज है। इसमें 18 मंजिलें हैं, याद रखना, और 6780 यात्री एक वन टाइम में जो सफ़र कर सकते हैं लग्जरियस तरीके से। ऐसा नहीं भीड़ भाड़ जैसे दिल्ली की गलियां हैं, बड़े लग्जरियस तरीके से। और इसमें 2700 जो है 59 के करीब जो वो कमरे हैं, VIPs, हर तरह की सुविधा इसमें शुमार है। तो ये जो सिम्फनी ऑफ द सीज आधुनिक समय का सबसे बड़ा जहाज है। चलिए, तो ये रहा नॉलेज का बात। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के बाद अब आता है सिर्फ ज्ञान। और ज्ञान की बात आती है तो महात्मा गांधी जो याद आते हैं उन्हीं के संदर्भ में कि मुझे डर भी लगा फासला देकर, मुझे डर भी लगा फासला। याद रखना, महात्मा गांधी ने जब शुरू किया था स्वतंत्रता की आज़ादी का प्रारंभ किया होगा तो डर तो लगा होगा भाई, इतने बड़ी ताकत के साथ युद्ध करना। मैंने बता दिया कितनी बड़ी ताकत, विश्व के सभी महाद्वीपों में गुलाम देश बनाना, धन की कमी नहीं, इतना बड़ा समस्या, नंबर 1 स्टेट के साथ लड़ाई करना। तो मुझे डर भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, और खुद ब खुद मेरे पास आ गई मेरी जमीन, खुद ब खुद मेरे पास आ गई मेरी जमीन, मेरा हौसला देखकर। तो अपना हौसला मत खोइए, कोई भी कार्य है उसमें हौसला रखेंगे तो अवश्य आप मंजिल को हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।